आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो स्टोरी मेरे ही शहर से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर की दूर की ही स्टोरी है। ये कहानी है हरियाणा राज्य के रोहतक शहर की। इस घटना से उस समय पूरा रोहतक शहर एकदम दहल चुका था। तो कैसे एक लड़के ने अपनी ही पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या था इसके पीछे का कारण, आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा राज्य के रोहतक शहर से। रोहतक शहर में एक इलाका पड़ता है विजयनगर, और इसी विजयनगर में एक परिवार रहा करता था, मलिक परिवार। मलिक परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता बबलू मलिक, माँ संतोष मलिक, उनका एक बेटा अभिषेक मलिक और एक बेटी तमन्ना उर्फ तन्नू मलिक। बबलू मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो शहर में एक नामी इंसान थे। इलाके में उनका काफी रुतबा था और वो काफी पैसे वाले भी थे। देखने से पूरा परिवार एकदम ठीक ठाक लग रहा था। इनके परिवार में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ये दिन था 27 अगस्त 2021 का। 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास बबलू मलिक का बेटा अभिषेक मलिक अपने घर आता है, लेकिन वो देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि उसका परिवार उसको बिना बताए कहीं गया हो। और वैसे भी वो आज सुबह ही घर से बाहर निकला था और उस वक्त तक उसके परिवार का कोई भी प्लान नहीं था कहीं बाहर जाने का। फिर वो अपने परिवार वालों को फोन लगाता है, लेकिन ना तो उसके पिता का फोन लगता है और ना ही उसकी माँ का, और अगर फोन लग भी रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। और इन दिनों उनकी नानी भी उनके घर पर आई हुई थी और उनका भी फोन नहीं लग रहा था। फिर वो जल्दी से ये बात अपने चाचा को बताता है। उसके चाचा का घर भी वहीं बगल में ही था। फिर सारा आस पड़ोस वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। सब लोग उनके परिवार को बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पूरा परिवार अचानक कहां चला गया है। लेकिन कोई भी परिवार का सदस्य फोन नहीं उठा रहा था। और अब इतने में ही अभिषेक के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपने घर के अंदर जाकर देखे, शायद कुछ पता चल सके। तो फिर वो अपने चाचा के घर की छत से अपने घर में दाखिल होता है। और अब जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होता है तो उसकी जोर जोर से चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये सब देखकर जो आस पड़ोस के लोग वहां खड़े थे वो भी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से दौड़कर वो भी छत के रास्ते बबलू के घर में दाखिल हो जाते हैं। और वहां जो वो मंजर देखते हैं वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, वो भी खून में लथपथ। और ये 4 लोग थे बबलू मलिक, उनकी पत्नी संतोष मलिक, उनकी बेटी तमन्ना उर्फ तन्नू और बबलू मलिक की सास, जो कि इन दिनों उनके ही घर में आई हुई थी। अब ये सब देखने के बाद पूरा मोहल्ला एकदम सन्न रह जाता है। फिर जल्दी से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी वहां पर किसी भी अनजान शख्स को आते जाते नहीं देखा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उन सभी की हत्या गोली मारकर की गई है, क्योंकि अब बबलू मलिक एक नामी प्रॉपर्टी डीलर थे। तो पुलिस को सबसे पहले यही लगता है कि उनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी रही होगी और ये काम किसी दुश्मन ने ही अंजाम दिया होगा। इसलिए फिर पुलिस बबलू के सभी उन दुश्मनों की जांच पड़ताल में लग जाती है जिन्होंने कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो या फिर जिनसे उनकी कुछ खास दुश्मनी रही हो। लेकिन बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी पुलिस के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगता है जिससे उन्हें कोई सबूत मिल सके। फिर पुलिस इस मामले में घर के इकलौते जिंदा बचे शख्स अभिषेक से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मरा देख अभिषेक का तो मानो पूरा संसार ही उजड़ गया हो। उसका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था।
वो इस हालत में नहीं था कि वो पुलिस से बात कर सके। इसलिए फिर पुलिस ने सोचा कि जब तक अभिषेक की हालत कुछ ठीक नहीं होती तब तक वो उससे किसी भी तरह के कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। और फिर इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और ये साफ हो जाता है कि उन चारों की मौत सिर में गोली लगने की वजह से हुई है। फिर पुलिस इस केस की अपनी तरह से छानबीन करती है। वो घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी देखते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन इसी दौरान पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि अगर कोई शख्स इन चारों का कत्ल करने के मकसद से ही वहां आया था तो फिर वो घर के बाहर ताला क्यों लगा के गया। और साथ में एक चीज और, जो ताला घर के बाहर लगाया गया था ये घर का ही एक ताला था। तो आखिर उस कातिल को ये बात कैसे पता कि ये ताला और इसकी चाबी कहां पर रखी होती है। फिर ये बात सोचकर पुलिस के दिमाग में एक शक पैदा हो गया और उन्हें लगा कि इस बात का जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है और वो है अभिषेक। इसलिए फिर पुलिस अभिषेक के शांत होने का इंतजार करने लगी और इसी दौरान वो लोग अभिषेक के बारे में भी छानबीन करने लगते हैं और उन्हें ये पता चला कि अभिषेक की अपने पिता और अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और इन झगड़ों का कारण था अभिषेक का गे होना। दरअसल अभिषेक एक समलैंगिक था। वो हमेशा लड़कियों जैसा व्यवहार किया करता था जो कि उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और साथ में उसका एक दोस्त भी था जिसके साथ उसके ये रिश्ते थे। उसके परिवार को उसका अपने उस दोस्त के यहाँ आना जाना और लड़कियों जैसा व्यवहार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने कई बार अभिषेक को डांटा और कई बार तो मारा भी। और इन्हीं सब झगड़ों के चलते ही उसकी नानी भी यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो इन झगड़ों का कोई हल कर सके और अभिषेक को समझा सके। ये सब बातें जानकर पुलिस का शक अभिषेक पर और गहरा हो गया। इसलिए फिर अभिषेक की हालत कुछ ठीक हुई तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में अभिषेक ने ये बात कबूल की कि हाँ वो समलैंगिक है और उसके उत्तराखंड के एक लड़के के साथ पिछले 4 साल से संबंध भी है और उसने उसके नाम का अपने सीने पर एक टैटू भी बनवा रखा है। लेकिन उसने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि उसका अपने परिवार के कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहता है कि उसके माँ बाप को उसके समलैंगिक होने से दिक्कत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हीं लोगों का कत्ल कर दे जिन्होंने उसे जन्म दिया है। और वो ये भी बताता है कि 27 अगस्त को जिस दिन ये सारे कत्ल हुए उस दिन तो वो अपने दोस्तों के साथ होटल में था और एक पार्टी कर रहा था। और उसकी ये बात सच भी साबित हुई क्योंकि पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरा में देखा तो उस वक्त अभिषेक वहीं पर मौजूद था। तो पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जब उसे अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पुलिस अधिकारी एक चीज नोटिस करते हैं कि अभिषेक बार बार अपने बयान बदल रहा है। वो अपने ही बातों को काटने वाले जवाब दे रहा था। इसलिए फिर पुलिस को शक हो जाता है कि यही है असली कातिल। और फिर वो अभिषेक से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब अभिषेक कोई पेशेवर कातिल तो था नहीं, तो पुलिस वालों की थोड़ी ही शक्ति के आगे वो टूट जाता है और वो सारी कहानी उनके सामने रख देता है। दरअसल वो सारी कहानी कुछ इस तरह से थी कि अभिषेक समलैंगिक था और उसके अपने एक दोस्त के साथ संबंध थे, जो बात उसके परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो अपना जेंडर चेंज करवा के अपने उस दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था और इसी बात के लिए वो अपने परिवार वालों से 5 लाख रुपए भी मांग रहा था। उसके परिवार वालों को इसके बारे में नहीं पता था कि वो अपना जेंडर चेंज करवाने की सोच रहा है, लेकिन वो उसे 5 लाख रुपए भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो उन पैसों का करेगा क्या। लेकिन इसी दौरान में उसकी बहन तमन्ना उसका ये सारा कारनामा अपने परिवार को बता देती है और उसके बाद बबलू मलिक अभिषेक की बहुत पिटाई भी करते हैं। फिर इसके बाद अभिषेक ये बात अपने मन में ठान लेता है कि जब तक उसके परिवार वाले जिंदा हैं तब तक वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपने परिवार वालों को रास्ते से हटाने की सोच लेता है और घर में हुए इस झगड़े के बाद बबलू मलिक अपने बेटे के साथ अपना व्यवहार एकदम बदल लेता है। फिर बबलू मलिक अभिषेक पर बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ देता है। उन्होंने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी। ये सब देखकर अभिषेक की अपने परिवार वालों के खिलाफ नफरत बढ़ती ही चली गई और इसलिए आखिरकार वो 27 अगस्त को अपने परिवार वालों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वो उस दिन सुबह जल्दी अपने घर से निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने
करने के मकसद से, लेकिन तकरीबन 11 बजे वो होटल से निकलता है ये कहकर कि वो आज अपने पूरे परिवार के साथ खाने पर कहीं जा रहे हैं। उसी दौरान वो अपने घर वापस आ जाता है और सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में जाता है। फिर उसने अपने पिता की पिस्तौल, जो कि उसके पिता हमेशा अपने ही पास रखा करते थे, वो उसने पहले ही निकाल के अपने पास रख ली थी। वो सबसे पहले अपनी बहन के सिर में पीछे से जाकर गोली मार देता है और पहली ही गोली में वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर जल्द ही उसकी माँ भी उसकी बहन के कमरे में आ जाती है और वो उन्हें भी गोली मार के वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में जाता है जो उस वक्त सो रही थी। वो उन्हें नींद में ही गोली मार देता है। अब घर में सिर्फ उसके पिता बचे थे। उसके पिता अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। फिर वो उनके कमरे में जाता है और सिर के पीछे से उन्हें भी गोली मार देता है। वो पहली ही गोली में मर जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें एक गोली और मारता है। फिर वो जल्दी से घर के बाहर ताला लगा के वहां से निकल जाता है और होटल वापस चला जाता है। और होटल जाने के बाद अपने परिवार को खत्म करने के बाद वो वहां अपने दोस्तों के साथ पहले पार्टी करता है और उसके बाद वहीं वो होटल से निकलने के बाद अपने घर वापस आ जाता है और वो सब ड्रामा करता है कि उसके घर वाले उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। पुलिस वाले भी अभिषेक की ये कहानी सुनकर एकदम हैरान थे कि कैसे उसने अपनी बेवकूफी के चलते अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब कमाल की बात यह थी कि जिस पिस्तौल से उसने ये सारे कत्लों को अंजाम दिया था वो पिस्तौल एक अवैध हथियार थी जो कि उसके पिता हमेशा अपने पास रखा करते थे और ये अवैध पिस्तौल चलानी भी उसके पिता ने ही उसे सिखाई थी। और अब एक अजीब वाक्य देखिए, जिस पिता ने उसे कभी ये पिस्तौल चलानी सिखाई थी उसी पिता को उसने उसी पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। इसके बाद पुलिस ने फिर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया और इस मामले में अभी तक फैसला आया नहीं है। जैसे ही उसको कोई सजा होगी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो बस दोस्तों यही कहानी थी आज की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।